हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके थ्रू आप स्ट्रेट लाइन मोशन को या रेक्टिलिनियर मोशन को समझोगे। तो इसमें जो जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इधर दिया गया है। इंट्रोडक्शन होगा 3.1 में, देन पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन एंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो बिना समय गवाए हुए एक एक करके देखते हैं। देखो, मोशन क्या है, ये बहुत कॉमन है, एवरीवेयर ये आपको दिख जाएगा। हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, इवन जब हम लोग सोए भी होते हैं तब भी एयर मूव करता है। सो मोशन क्या है? किसी भी चीज़ का मूवमेंट, किसी भी चीज़ का यदि पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है। सो पहला चीज़ हुआ कि चेंज इन पोजीशन। सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम, इस चैप्टर में हम लोग उसको समझेंगे। सो उसको समझने के लिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी को समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन को समझेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। सो ये आप ध्यान देना कि रेक्टिलिनियर मोशन हो गया मोशन along straight line, motion in straight line। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। सो हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि रेक्टिलिनियर मोशन है कि मीन्स कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड विथ एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग वो भी देखेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। मोशन देखो कि मल्टीपल टाइप से हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। 1 डायमेंशनल मोशन लाइक वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है। लाइक आप ट्रेन पटरी पर मूव करता है तो एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, यदि कोई मोशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करे, लाइक ये यदि बॉल को ऊपर में फेंकते हो तो बॉल क्या होता है, ये ऊपर की तरफ भी जाता है और आगे की तरफ भी जाता है। ऊपर तरफ जाने के कारण ये यहाँ से फेंक करके इतना हाइट तक ये चला जाता है और आगे की तरफ जाने के कारण ये ऐसे जाता है। 3 डायमेंशनल हुआ जिगजैग मोशन, लाइक मॉस्किटो का मोशन हुआ या कोई बर्ड का मोशन होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। सो वो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। क्लियर है? अच्छा, देखो एक चीज और है कि मोशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वी शैल ट्रीट ऑब्जेक्ट इन मोशन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया, लाइक कोई ऑब्जेक्ट यदि दो पॉइंट के बीच में मूव हो रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस समय उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, उसके साइज को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। और ऐसा तभी संभव है जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम हो, वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। So this approximation is valid so far as the size of object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time। यदि आप सपोज करो कि कोई एक बड़ा सा बॉल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है, यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया, तो क्या आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो खुद का जो साइज है, मास है, वो जितना डिस्टेंस मूव किया उसके कॉम्परेबल है। क्लियर है? So in a good number of situations or in real life, the size of an object can be neglected and they can be considered as a point like object without much error। Like suppose करो कि कोई ट्रेन आपको 2 पॉइंट से, ये मान लो ट्रेन या बस मान लो, ये आपको
प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में जा रही है, तो आप प्लेस ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये आपको बस के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है, और इस कारण से इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर एक देखो काइनेमेटिक्स में इस पूरे प्रोसेस को जो हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, और लेकिन उसका हम लोग मोशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, वो नहीं जानते हैं। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मोशन क्यों हुआ, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि मोशन को कैसे हो रहा है। सो वी आर डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन इज एंड इन द काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे ओनली मोशन विदाउट इट्स कॉज। What causes motion will be described in the force। आपको मालूम है कि फोर्स जो है वो मोशन को क्रिएट करता है, जो हम लोग आगे के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब इसमें हम लोग सेक्शन 3.2 देखते हैं, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मोशन को डिफाइन करने के लिए पहले मुझे पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, और पोजीशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए मुझे चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। लाइक आप बोल रहे हो कि कोई पर्सन मूव कर रहा है, सो मूव कर रहा है तो कोई एक पॉइंट होगा, उसके रिस्पेक्ट में तो मूव कर रहा होगा। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद देखते हो कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ चेंज हो गया है। सो कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या होता है, और एक सेट ऑफ एक्सिस चाहिए। और ये हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन दोनों का ये क्या है, ये सब परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर, सब एंगल 90 डिग्री है। और इनका जहाँ पर मिलता है ना पॉइंट, उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं या ओरिजिन हो गया। सो ये जो ओरिजिन होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है इसका एक्स वैल्यू भी 0, वाई वैल्यू भी 0 और जेड वैल्यू भी 0, और यही आपको रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। अब किसी चीज का जो पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका आपको कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स, वाई, जेड। सो आप इसका मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सपोज करो ये x1, y1 और z1 मैं बोलूँ तो एक्स एक्सिस पर इसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, y एक्सिस पर इसने y1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, और z एक्सिस पर मान लेते हैं, देखो आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं फिर से बना देता हूँ। देखो ये पॉइंट से ना ये परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ पर आया, सो ये डिस्टेंस हो गया z1। सो आपको जो पॉइंट x1, y1, z1 हो गया या कोऑर्डिनेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसका पॉइंट दिखाता है और एक पोजीशन दिखाता है। अब टाइम मेजर करने के लिए आपको क्लॉक चाहिए, सो इस सिस्टम में आप एक क्लॉक को भी रखोगे, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग विद द क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है, एक्स, वाई, जेड एक्सिस, जिसमें कि आप कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, और क्लॉक आपको टाइम बताएगा। अब टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस पॉइंट ए पर है, और उस समय आपने क्लॉक को स्टार्ट किया, मीन्स कि t इज इक्वल टू 0 दिया, और तब वो उसका मोशन स्टार्ट हुआ था, और b पर आया तब आपने क्लॉक को क्लोज किया, मीन्स कि टाइम t इज इक्वल टू t1 सेकेंड दिया। मतलब सपोज करो कि t1 सेकेंड में a से b तक आया। सो बिना क्लॉक के आप मेजर नहीं कर सकते हो कि कितने देर में आया, और जिस समय स्टार्ट किया था उस समय टाइम को आपको सेट करना होगा 0 पे। सो क्लियरली क्लॉक की भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सो अब देखो कि इसमें कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। सो इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ कुछ भी यदि चेंज हो रहा हो, कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। लाइक ये हो गया y, x और z, और
ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सपोज करो ये मैन है यहाँ पर, यदि ये टाइम के साथ इसका कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी चेंज हो, तो हम लोग मानेंगे कि ये मोशन में है, अदरवाइज रेस्ट में है। फिर द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग वन मोशन इन वन डायमेंशनल वी नीड ओनली वन एक्सिस। ठीक है, लाइक वन डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक्स एक्सिस या एक ही एक्सिस से काम हो सकता है। लाइक कोई मैन है, वो एक स्ट्रेट लाइन रोड पे जा रहा है, तो ये आपको वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसके लिए 3 एक्सिस की जगह एक एक्सिस से भी काम हो सकता है। लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन के लिए आपको दोनों एक्सिस चाहिए। लाइक किसी बॉल को हम लोग फेंकते हैं ऐसे, तो बॉल ऐसे जा रहा हो, तो इसके लिए आपको वाई एक्सिस भी चाहिए और एक्स एक्सिस भी चाहिए, और वैसे 3 डायमेंशनल मोशन के लिए तीनों एक्सिस चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है रोल। लाइक सपोज करो कि कोई एक बस मूव कर रहा है, इसके अंदर 2 आदमी हैं, ठीक है, आदमी 1 और आदमी 2। ये मैन 1 है, ये 2 है, और बाहर एक आदमी है 3, मैन 3। सो यदि ये बस मूव कर रहा हो, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ग्राउंड में अटैच करो, मीन्स कि ग्राउंड वाला आदमी को लगेगा कि ये दोनों जा रहा है। ठीक है, मीन्स ये पूरा चूंकि बस मूव कर रहा है, तो पर्सन 1 एंड पर्सन 2 बोथ आर इन मोशन लगेगा। ठीक है, लेकिन यदि पर्सन 1 के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे, तो पर्सन 1 के रिस्पेक्ट में पर्सन 2 का पोजीशन सेम है। यदि पर्सन 2 अंदर में, बस के अंदर में चल नहीं रहा हो, तो उसका पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो अंदर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, या अंदर में जो पर्सन बैठा है उसके रिस्पेक्ट में, दूसरा पर्सन किस में है, रेस्ट में। सो ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है। सो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। लास्ट में लिख रहा है, टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज इन एन एक्सिस से एक्स एक्सिस सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, जैसे इस फिगर से बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन मोशन को समझने के लिए आप कोई भी जो मोशन जिस डायरेक्शन में हो ना, उसी डायरेक्शन में आप एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस मान लो। जैसे कोई पर्सन इस पर मूव हो रहा है, तो इसी को हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान लिया, और इसमें जो ओरिजिन का पॉइंट है ना, उसको हम लोगों ने 0 मान लिया। सो उसमें इस देखो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 360 मीटर पे है। सो P हो गया, P का जो पोजीशन है वो हो गया +360, Q का पोजीशन हो गया +240, वैसे ही R का पोजीशन क्या हो जाएगा, -120। क्लियर है। सो पर्सन का जो मोशन है ना, वो किसी एक एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं और किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब हम लोग पाथ लेंथ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और ये क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, पाथ का लेंथ। पाथ लेंथ मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, और बोल सकते हो टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जितना वो पाथ ट्रैवल किया, वो सारे को आप ऐड कर दोगे तो वही पाथ लेंथ कहलाएगा या फिर डिस्टेंस कहलाएगा। लाइक सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपको यहाँ से O से P तक आया। ठीक है, सो O से P तक कितना डिस्टेंस है, +360, और फिर वो P से Q तक लौट गया। P से Q तक लौटा तो फिर कितना हो जाएगा, ये देखो, ये आपको 120 है। ठीक है, 240 है ये Q और ये 360 है, तो ये हो गया 120। सो तो आपको आया है वो O से Q तक केवल, लेकिन किस पाथ से आया है, वो O से पहले P गया, फिर P से Q गया, और टोटल जो उसने डिस्टेंस या पाथ लेंथ कवर किया, सो पाथ लेंथ आप लिखोगे वो होगा 360 + 120। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि आपको ऐसा रहा कि O से वो गया P पर, P से फिर गया Q पर, Q से फिर वो आया O पे, और O से फिर चला गया वो R पे।
तो आपसे पूछे कि पाथ लेंथ आप कैलकुलेट करो। पाथ लेंथ क्या होगा कि आपको इससे मतलब नहीं है कि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं देखोगे, आप देखोगे कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो टोटल कितना पाथ का लेंथ कवर किया है। सो तब लिखोगे ओ से पी तक वो आया है, वो कितना हुआ, ओ से पी तक हुआ, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा 360, इसके क्रॉसपॉन्डिंग पी से क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा 120, या फिर सीधे P से O के क्रॉसपॉन्डिंग कर दो। सो P के O के क्रॉसपॉन्डिंग कितना हो गया, फिर से 360, और O से R के क्रॉसपॉन्डिंग हो गया आपको प्लस 120। तो ये हो गया 720 प्लस 120 डेट इज 840। यदि ये मीटर में है तो 840 मीटर। सो आप समझ गए पाथ लेंथ का कंसेप्ट। और क्या है, ये आपको क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। क्या होता है इसको हम लोग आगे ऐसे अच्छे से समझेंगे चैप्टर 4 में। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक मैं यदि बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो वो क्या है, यदि ये मैं बोलूँ ये है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। सो कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट में गया है, 30 मीटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 30 मीटर साउथ की तरफ गया है। तो यदि आप डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। सो ये चूंकि एक पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो दोनों का पाथ लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, तो दोनों सेम होगा। लेकिन जहाँ ये वेक्टर हो जाएगा ना, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। सो पाथ लेंथ का अब मैं एक बार यूनिट बोल देता हूँ। देखो यूनिट क्या है, लेंथ है तो यूनिट होगा मीटर, और यदि डायमेंशन के बारे में बात करो तो डायमेंशन होगा इसका एल। तो मेरे ख्याल में ये पाथ लेंथ समझ गए होगे, यही सारी बात लिखी गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसको आप डिस्टेंस भी बोलते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय द कार। सो हमेशा कभी भी आपको बुक में या कहीं पर पाथ लेंथ दिया रहे तो आप उसको डिस्टेंस मानना। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि बताता है चेंज इन पोजीशन, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो इसको पहले हम लोग 1 डायमेंशनल के लिए समझते हैं, फिर इसको 3 डायमेंशनल मोशन में भी समझेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है। सपोज करो कि वो मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है और एक कार है जो कि टाइम t इज इक्वल टू t1 पे x इज इक्वल टू x1 डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट O से x1 डिस्टेंस पे है टाइम t1 पे, और ये कार मोशन में है और ये टाइम t इज इक्वल टू t2 पे आपको x इज इक्वल टू x2 डिस्टेंस पे आ गया। सो चेंज इन टाइम क्या हुआ, चेंज इन टाइम हुआ t2 माइनस t1, इसको हम लोगों ने डेल्टा t से दिखाया। और चेंज इन पोजीशन, इनफैक्ट मैं इसको बोलूँगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है पोजीशन। तो ये हो गया आपको डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सो क्लियरली यही जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ ना, यही जो हुआ आपको x2 माइनस x1, यही आपको कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे, ठीक है। हम लोग फिर से देखते हैं पाथ लेंथ और इसमें क्या अंतर है, वो भी हम लोग समझेंगे। सपोज करो कि एक दूसरा फिगर लो, ठीक है, जो आपके कार का फिगर दिया गया है और ये पॉइंट O है, इसे ये डिस्टेंस 120 है, ये डिस्टेंस 240 है, ये 360 है, और इधर तरफ ये डिस्टेंस माइनस 120 है और ये माइनस 240 मीटर है। ओके, अब ये जो है ना, इसको आप मान लो P Q R और इसको ST मानो, ठीक है। अब कोई कार है, वो पहले स्टार्ट मोशन ऐसे किया, O से गया वो R तक गया, और R से फिर वो आया आपको P तक आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इस पूरे प्रोसेस में आपसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट। सो O से R तक गया तो ये हुआ,
ठीक है, ओके। अब R से वो P तक आया, R से वो P तक आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। क्लियर है? आपको देखना है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में क्या चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर चेंज इन पोजीशन है, क्योंकि ये O से R तक तो गया था, लेकिन R से फिर वो P तक आ भी गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 120 मीटर, यदि ये सब मीटर में दिया गया। जबकि मैं यदि पाथ लेंथ की बात करूं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 120 मीटर। लेकिन मैं यदि पाथ लेंथ की बात करूं तो क्या होगा, पाथ लेंथ देखो, पाथ लेंथ या डिस्टेंस होगा टोटल जो कवर किया, सो O से P तक किया 360 और प्लस 240, तो 360 प्लस 240 कितना हुआ, ठीक है, सो 600, सो पाथ लेंथ हो गया 600 मीटर। अब सेकेंड स्टेप मानो कि केवल P तक आकर के ही ये नहीं रुका, ये O से पहले R तक गया, R से फिर P तक गया, फिर P से ये आपको कहाँ तक आ गया, S तक आ गया। तो आपको तब निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ क्या होगा। सो आप फिर से फिगर ऐसे देखोगे, O से गया कहाँ तक, R तक गया, R से फिर ये आया P तक, ठीक है, और P से फिर ये आया है S तक आया है, सो P से आया S तक। तो देखो कि यदि मैं ओरिजिनल ये पूरे मोशन O के रिस्पेक्ट में देखूं, तो O के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर आ गया, सो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, देखो ये निगेटिव साइन के साथ आ गया, ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। यदि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो ये डायरेक्शन निगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया -120 मीटर। और जबकि मैं पाथ लेंथ के बारे में बात करूं तो पाथ लेंथ हो गया, O से गया 360 इधर गया, 360 इधर आया और 120 ये आया, तो 720 प्लस 120 पाथ लेंथ हो गया 840। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में यही डिफरेंस होता है। पाथ लेंथ आपको निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अभी यदि सपोज करो कि एक हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पर था पहले, ठीक है, P पे था और P से मूवमेंट होकर के ये R तक आ गया, मीन्स जो कार था वो पहले यहाँ पर था और फिर यहाँ से मूवमेंट होकर के यहाँ पर आ गया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा x हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया 360 माइनस 120, बिकॉज जब यहाँ पर था तब पोजीशन वेक्टर था 120 और जब यहाँ पर आया तब पोजीशन वेक्टर कितना हुआ 360, तो ये हुआ 240 मीटर और पाथ लेंथ भी 240 मीटर हुआ। सो डेल्टा x आपको इस केस में क्या निकल के आया, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आया, पॉजिटिव। लेकिन सपोज करो कि यदि यहाँ पर हो गया स्टार्टिंग पॉइंट था x इज इक्वल टू x1 और फाइनल पॉइंट हुआ x इज इक्वल टू x2, मीन्स कि यहाँ से ये आते आते यहाँ पर आया, अभी ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आया, मीन्स कि t इज इक्वल टू T1 ये है और t इज इक्वल टू T2 ये है, मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में आया। सो इस डायरेक्शन में निगेटिव x की डायरेक्शन में आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 120 माइनस 360 दैट इज माइनस 240 मीटर। और पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पाथ लेंथ हो गया 240 मीटर। तो पाथ लेंथ देख रहे हो हर हालत में पॉजिटिव आ रहा है, डिस्टेंस हर हालत में पॉजिटिव आ रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ रहा है। सो यही सब चीज़ आपके बुक में दिखा गया है। अब यदि हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में देखें तो फिर डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाएंगे। सो देखो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये आपका z कोऑर्डिनेट है। और पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर था P पर, और उसके बाद वो आया Q पर। सपोज करो कि किसी भी रास्ते से आया, ऐसे आया, ठीक है। सो आप बोलोगे कि P पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या था। सो P पर पोजीशन वेक्टर ये था, ठीक है। सो पोजीशन हो जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम T1, मीन्स कि स्टार्टिंग टाइम T1 पे है पोजीशन, उसको बोले OP,
ठीक है, OP से डिनोट कर दिए। और फिर जब वो इसको या फिर आप x1 भी बोल दिए, और इसको जो है ये जो हो गया आपको नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t2, ये कितना हो गया OQ। सो बेसिकली आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग देख चुके हैं। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन क्या होता है या पोजीशन वेक्टर क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट से जो पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है या मोशन टर्मिनेट हो रहा है, वहां तक एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, वही मेरा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। सो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना होगा? OQ माइनस OP। हम लोग ज़्यादा जब वेक्टर का कंसेप्ट देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझेंगे। सो ये वेक्टर में से ये वेक्टर घटाना है, और इसके लिए आप ना जो पहला वाला जो वेक्टर है उससे इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सो आपको ये ही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, चेंज कितना हुआ, ठीक है। सो इस फिगर को देख करके आप समझ सकते हो कि आया भले ही इस रास्ते से है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट कौन सा रास्ता होता है? शॉर्टेस्ट रूट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट का बीच जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये यूनिक रूट होता है, यूनिक वैल्यू होता है। लाइक आपको 2 पॉइंट के बीच में आने का मल्टीपल तरीका हो सकता है, ठीक है। यदि वो हो सकता है संसार पूरा घूम करके आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसी को आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। सो ये जिस रूट से वो आया है वो हुआ पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट आप देखे वो निगेटिव भी हो सकता है। सो यही सब चीज़ें आपके बुक में लिखी गई है। देखो डेल्टा टी टाइम में जो डिफरेंस आया इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वही डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डेल्टा क्या है? ग्रीक लेटर है, ठीक है, जो बताता है डिफरेंस। अभी चूंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है, तो मोशन क्या हो सकता है? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। यदि रेफरेंस पॉइंट मेरा इस तरफ है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो आपको x2 माइनस x1 या चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आपको जो डिफरेंस है वो निगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। सो यही सब चीज़ें लिखी गई है। ऐसे ही अब यदि रेफरेंस पॉइंट ये है, मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव बोल दोगे। जब मोशन नीचे की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव बोल दोगे। सो अब डायरेक्शंस तो बेसिकली साइन के लिए है कि किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। सो it is not necessarily to use vector notation for discussing motion of object in one dimensional, ठीक है। वेक्टर नोटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ के बीच में जो स्मॉल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, डिफरेंस है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट के बीच में आया, तो यदि पूरा घूम करके आएगा तो आपको ये पाथ लेंथ हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ये है यदि इस रूट से आएगा तब दोनों इक्वल होगा, और इस रूट से आएगा तो पाथ लेंथ बड़ा होगा। तो आप बोल सकते हो कि पाथ लेंथ क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है या बहुत से बहुत बराबर हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो यही चीज़। और ये देखो मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मीन्स कि डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, आपको जो उसका वैल्यू आएगा। सो आई थिंक यही सब बातें लिखी गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट क्रॉसपॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया P से और ये Q तक आया, और फिर Q से पर ये रुका नहीं, फिर Q से ये फिर से P तक आ गया, ठीक है। यदि रुक करके भी आता है लेकिन आप पूरा मोशन कंटिन्यूअस करते कि P से स्टार्ट हुआ P पे आया, तो बताओ कि यदि ये डिस्टेंस यदि x है या 100 मीटर मानो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपको P से स्टार्ट किया, P पे आ गया, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? चेंज इन पोजीशन, आप जहाँ से थे वहीं से आ गए घूम घाम करके, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हो गया 0। लेकिन पाथ लेंथ कितना हो गया? पाथ लेंथ हो गया आपको 200 मीटर। सो यही चीज़ बोल रहा है कि एक कार स्टार्ट्स
फ्रॉम ओ गोज टू पी एंड देन रिटर्न टू अगेन ओ। सो आप अपने फाइनल पॉइंट पर यदि रिटर्न हो जाते हो, इनिशियल पॉइंट पर रिटर्न हो जाते हो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। मीन्स कि सर्किल में मूव करके आ जाओ या किसी भी तरीके से घूम करके बस वहाँ पर आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक अच्छे फिगर से दिखा देता हूँ, शायद आपको और अच्छा लगेगा। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ठीक है, और ये डिस्टेंस हुआ 3 मीटर या 30 मीटर मानो, और यहाँ से फिर 90 डिग्री एंगल पर गया, ये हुआ 40 मीटर। तो इस केस में आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी था, तो आपसे पूछे कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट रूट निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट रूट ये हो गया, या फिर चेंज इन पोजीशन निकालना होगा और ये होगा। और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, स्क्वायर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डेट इज 50। और मैं पाथ लेंथ बोलूँ कि पाथ लेंथ क्या होगा, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ होगा 30 मीटर प्लस 40 मीटर डेट इज 70 मीटर। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या यूज़ करते, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर तो आपको जो पाइथागोरस थ्योरम था उससे निकाल दिए। ऐसे कैसे निकालोगे, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में उसका फॉर्मूला दिया रहेगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको। यदि दो वेक्टर दिया रहे ना ऐसे, तो आप निकालोगे ए बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड में प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी कॉस थीटा। अब ये एंगल थीटा क्या हो गया। सो देखो, ये जो वेक्टर ऐसे था और दूसरा वेक्टर ऐसे था, सो आपको ये एंगल नहीं लेना है। आपको जैसे यहाँ पर तो 90 डिग्री है, तो बताना थोड़ा वो है। सपोज करो ऐसे होता, तो आपको ये एंगल नहीं लेना है। देखो, इसमें ये कहलाता है टेल और ये कहलाता है हेड। ठीक है, हेड। सो हेड टू टेल एंगल नहीं लेना है आपको, इसको थोड़ा सा आगे कर दोगे और ये है, मीन्स कि एंगल या तो टेल टू टेल लेना है, मीन्स कि ये एंगल लेना होगा। सो इस एंगल के लिए इसको थोड़ा आगे कर दोगे तो ये एंगल लोगे। ठीक है, थीटा। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, इसके लिए इसको थोड़ा आगे कर दोगे और ये एंगल देख लोगे। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड सच। अब देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा। हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में आगे और अच्छे से समझेंगे और किताब से एक्स्ट्रा भी 1-2 पोजीशन टाइम ग्राफ को समझेंगे। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, तब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ पहले है क्या, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन में क्या आ रहा है। तो देखो, यहाँ पर टाइम है 10 सेकेंड, तब पोजीशन था 40 मीटर। 0 है तब भी 40, 20 सेकेंड है तब भी 40 मीटर, 30 सेकेंड है तब भी 40 मीटर। मीन्स कि इस केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। सो ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट का दिखा रहा है। अब ये सेकेंड फिगर को देखते हैं। ये जो सेकेंड फिगर भी है, ये किस टाइप का मोशन को दिखाता है। सो ये आपको है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, आप कैसे समझे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। मीन्स कि इसका मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो वो क्या है, कांस्टेंट है। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हुआ। सो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कोई भी होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो यदि मैं बोलूँ y और ये बोलूँ x और ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx। ठीक है, जहाँ m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, सो यदि इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ, थीटा, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू m। सो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं। इस पे y एक्सिस पे x का वैल्यू है, सो लिखेंगे x इज इक्वल टू m इंटू टी, जहाँ m क्या है, ये एंगल यदि मैं थीटा बोलूँ
तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप हो गया। सो क्लियरली x बाई टी क्या हो गया, पोजीशन बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये कितना के इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया या tan थीटा के इक्वल हो गया, और ये एक कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंगल जो है क्या वो चेंज कर रहा है, एंगल चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब tan ऑफ एंगल चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स स्लोप चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स कि x बाई टी और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम चेंज नहीं कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यदि कांस्टेंट होता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका भी तुरंत आगे यूज होगा। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर कार का जो है ना स्पीड क्या है, ये रेस्ट में है चूँकि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद कर्व ऐसे है, कर्व ऐसे कहने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पर देखो स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यदि आप ऐसे कर्व लिखते हो तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए वहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो ये एंगल कितना हो गया, θ1। ये यहाँ पर स्लोप करोगे तो ये एंगल कितना हो गया, θ2। यहाँ पर फिर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना हो गया, θ3। तो ये देख रहे हो थीटा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, θ1, θ2 और θ3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। सो एंगल बढ़ रहा है इसका। और देखो किसी कर्व का स्लोप निकालने के लिए यही मेथड है कि वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। सो इसका मतलब है कि tan थीटा जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, tan थीटा भी बढ़ रहा है, क्योंकि tan जो है ना वो एंगल बढ़ने पर tan चेंज होता है, tan बढ़ता है। सो tan बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये पोर्शन क्या दिखाएगा, ये पोर्शन जो कर्व का दिखा रहा है वो एक्सलरेटिंग दिखा रहा है। मीन्स कार जो है ना वो एक्सलरेट कर रहा है, जैसे ड्राइवर है वो जो एक्सलरेशन पर पैर रखे हुए हैं। ये देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स कि यहाँ पर जो स्लोप थीटा है वो कांस्टेंट है। और हम लोग देखें कि जब स्लोप थीटा कांस्टेंट होता है तो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप आप करोगे तो स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और एक समय स्लोप ऑलमोस्ट इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थीटा डिक्रीजेज, मीन्स कि tan थीटा डिक्रीजेज, मीन्स कि वेलोसिटी डिक्रीजेज। सो ये पोर्शन दिखा रहा है आपको जब ब्रेक लग रहा है। ठीक है, सो क्लियरली आप समझ गए कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी कोई मोशन एक्सलरेट होता है तो ऐसे होता है, और जब ब्रेक लगता है तो ऐसे होता है। ठीक है, सो ये आपको एक्सलरेशन का केस है। सो इसको आप बोलोगे डिसलरेशन। डिसलरेशन क्या हुआ, जब निगेटिव एक्सलरेशन, जब ब्रेक लग रहा है, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सो आई थिंक इस सब के बारे में आगे आएगा, लेकिन जो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ना वो आपको कर्व वो आपको बता देता है कि मोशन का एक आइडिया दे देता है। सो मेरे ख्याल में ये सब समझ गए होंगे। ये कार के मोशन के बारे में देखो, ये दिया गया है, एंड पिक्स अप स्पीड टिल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, देयर आफ्टर पिक्स अप हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्सलरेट हुआ, एक्सलरेट हुआ। देयर आफ्टर मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एंड देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड कार स्टॉप्ड। स्टॉप हो गया मीन्स कि ऐसे होने का फिर ये ऐसे रहा, पोजीशन इसका चेंज नहीं हुआ। सो आई थिंक आई एम श्योर आपको इस वीडियो में मोशन के बेसिक्स, आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ का बेसिक आइडिया आप लिए होंगे। सो अगले वीडियो में हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को देखेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।